लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मेरे सब्र ने मुझे रोज मरते हुए देखा। जिस पति के लिए मैंने अपना वजूद मिटा दिया, वही आज मुझे अपने पैरों की जूती समझता है। पर उसे नहीं पता कि जिस आग में वो मुझे जला रहा है, उसी में उसका साम्राज्य भस्म होने वाला है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और रात के 2 बज रहे थे। रिया लिविंग रूम के ठंडे फर्श पर बैठी समीर का इंतजार कर रही थी। मेज पर रखा खाना ठंडा हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे रिया की जिंदगी की खुशियां। रिया, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में कभी बड़े सपने हुआ करते थे, जो कोडिंग और बिजनेस की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा थी। लेकिन 3 साल पहले समीर से प्यार और शादी के बाद उसने अपनी चमक दुनिया से छुपा ली, ताकि उसका पति छोटा महसूस न करे। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। समीर अंदर आया। वो नशे में धुत था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। रिया तुरंत उठकर उसके पास गई और सहारा देते हुए बोली, समीर, आप बहुत लेट हो गए। मैंने खाना लगा दिया है, चलिए खा लीजिए। समीर ने गुस्से में रिया का हाथ झटक दिया, जिससे रिया दीवार से जा टकराई। खाना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? दिन भर घर में खाली बैठी रहती हो और मेरा दिमाग चाटती हो। समीर चिल्लाया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, समीर, मैं बस आपकी फिक्र कर रही थी। आपकी तबीयत। बंद करो अपनी ये फिक्र। समीर ने मेज पर रखी खाने की प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी। शीशे के टुकड़े और खाना चारों तरफ बिखर गए। तुम हो क्या रिया? एक अनाथ लड़की जिसे मैंने सहारा दिया। अगर मैं तुमसे शादी न करता तो तुम आज भी किसी छोटे से दफ्तर में फाइलें ढो रही होती। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? मेरे पास करोड़ों का टर्नओवर है, गाड़ियां हैं, रुतबा है। और तुम सिर्फ एक बोझ हो। रिया चुपचाप घुटनों के बल बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगी। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसने आह तक नहीं भरी। ये रोज का किस्सा था। समीर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना चाहता था। उसे लगता था कि रिया एक दब्बू और लाचार औरत है, जो उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। उसे नहीं पता था कि जिस कंपनी के प्रॉफिट ग्राफ को देखकर वो आज इतना उछल रहा है, उस कंपनी के सर्वर को रात रात भर जागकर रिया ही ठीक करती थी, वो भी बिना उसे बताए। अगले दिन सुबह रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी। समीर तैयार होकर आया और अपनी घड़ी पहनते हुए बोला, आज शाम को मेरे ऑफिस के कुछ जरूरी क्लाइंट्स घर आ रहे हैं। खाना अच्छा होना चाहिए और हाँ, तुम उनके सामने मत आना। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाई प्रोफाइल दोस्त देखें कि मेरी पत्नी कितनी मिडिल क्लास दिखती है। चुपचाप स्टोर रूम में रहना जब तक वो न चले जाएं। रिया का दिल टूट गया। उसने मुड़कर समीर को देखा और कहा, समीर, आज मेरा जन्मदिन है, क्या हम शाम को कहीं बाहर जा सकते हैं? समीर जोर से हंसा। जन्मदिन? रिया, तुम जैसे लोगों के लिए जन्मदिन नहीं होते। अपनी हैसियत याद रखो। और ये लो, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। उसने कुछ पैसे रिया के चेहरे पर फेंक दिए और गालियां देते हुए बाहर निकल गया। रिया उन पैसों को देख रही थी जो फर्श पर बिखरे थे। उसकी खामोशी अब एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। उसने रसोई का दरवाज़ा बंद किया और सिंक के नीचे छिपे एक गुप्त पैनल को खोला। वहां उसका पुराना लैपटॉप रखा था। उसने उसे चालू किया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड चैट खोली और मैसेज टाइप किया, प्रोजेक्ट फीनिक्स को एक्टिवेट करो। अब वापस आने का समय आ गया है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। समीर की कंपनी समीर टेक के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी। रिया ने तुरंत उसे ट्रैक किया। उसे पता चला कि समीर किसी माया नाम की लड़की पर लाखों लुटा रहा है और उसे अपनी कंपनी का नया चेहरा बनाने की तैयारी कर रहा है। रिया के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान आई। उसने बुदबुदाया, समीर, तुमने मुझे अपने घर से निकाला, अपने दिल से निकाला, और अब तुम मुझे मेरी ही मेहनत से बनाई कंपनी से निकालने की सोच रहे हो। तुमने सही कहा था, मैं अनाथ हूँ और अनाथों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। शाम को समीर के क्लाइंट्स आए। रिया अपनी ही शादी की सालगिरह और जन्मदिन के दिन स्टोर रूम में कैद थी। बाहर से हंसी मजाक और शैंपेन की बोतलों के खुलने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने सुना, समीर अपनी एक दोस्त माया के बारे में बड़े गर्व से बातें कर रहा था। माया जैसी लड़की ही मेरे जैसे सफल आदमी के साथ अच्छी लगती है। रिया तो बस एक पुरानी गलती है जिसे मैं जल्द ही सुधारने वाला हूँ। स्टोर रूम के अंधेरे में बैठी रिया ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसने अपनी पुरानी साड़ी उतारी और एक संदूक से अपना वो काला सूट निकाला जो उसने अपनी आखिरी सफल बिजनेस डील के दिन पहना था। उसने शीशे में खुद को देखा। वो अब बेबस रिया नहीं थी, वो आरसी थी।
मार्केट की वो बेताज बादशाह जिसके बारे में सबने सुना था पर जिसे किसी ने देखा नहीं था। उसने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार रखो। और हाँ, समीर ग्रुप के खिलाफ सारे सबूत मीडिया को भेज दो। खेल अब शुरू हुआ है। अगली सुबह समीर ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसे नहीं पता था कि घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही उसकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिया दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। समीर ने मुड़कर उसे झिड़का, क्या देख रही हो? अंदर जाओ और घर साफ करो। रिया ने पहली बार समीर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सफाई तो आज जरूर होगी समीर, पर घर की नहीं, तुम्हारी गंदगी की। समीर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन रिया उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि समीर दर्द से कराह उठा। ये हाथ दोबारा मत उठाना समीर, वरना इसे खो दोगे। समीर हैरान रह गया। ये वो रिया नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी आवाज में एक अधिकार था, एक ताकत थी। तुम्हारी ये हिम्मत? समीर ने हकबकाते हुए कहा। रिया ने उसका हाथ झटक दिया और शांत भाव से कहा, आज शाम का इंतजार करना समीर, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। समीर गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी कार में बैठकर चला गया। उसे लगा रिया पागल हो गई है, पर उसे क्या पता था कि शाम को जब वो घर लौटेगा तो वो अकेला नहीं होगा, और उसके साथ जो होगा वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह की उस भिड़ंत के बाद समीर ऑफिस तो चला गया, लेकिन उसके दिमाग में रिया का वो बदला हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक डरी सहमी रहने वाली लड़की में इतना साहस कहाँ से आया। खैर, उसने इसे रिया की दिमागी हालत समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके दिमाग में तो बस माया का नशा चढ़ा था। दोपहर के समय रिया घर की साफ सफाई में लगी थी, तभी अचानक बाहर एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार रुकी। रिया ने खिड़की से देखा। समीर कार से उतरा और उसके साथ एक बेहद मॉडर्न और घमंडी दिखने वाली लड़की थी, माया। माया ने कीमती ब्रांडेड कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर जीत की एक कुटिल मुस्कान थी। समीर ने बड़े रौब से घर का दरवाज़ा खोला और चिल्लाकर बोला, रिया, ओ रिया, कहाँ मर गई? जरा बाहर आ, देख मैं किसके साथ आया हूँ। रिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। उसने देखा, समीर माया की कमर में हाथ डाले खड़ा था। समीर ने रिया की तरफ तिरस्कार से देखते हुए कहा, रिया, मिलो माया से, ये मेरे ऑफिस की नई पार्टनर है और इस घर की होने वाली नई मालकिन भी। रिया के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। उसने बस इतना पूछा, समीर, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, तुम किसी और औरत को इस तरह घर में कैसे ला सकते हो? समीर ठहाका मारकर हंसा, तलाक? अरे, तुम जैसी बेसहारा औरत को तलाक की क्या जरूरत? तुम तो इस घर के किसी पुराने फर्नीचर की तरह हो। माया को ये बंगला बहुत पसंद आया है, इसलिए आज से वो यहीं रहेगी। और हाँ, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी, माया की असिस्टेंट बनकर, उसके कपड़े धोना, उसका खाना बनाना और उसकी सेवा करना। आखिर तुम इसी के काबिल हो। माया आगे बढ़ी और रिया के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोली, सुनो रिया, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर देखो, समीर को मुझ जैसी क्लास वाली लड़की चाहिए, तुम जैसी बोरिंग हाउसवाइफ नहीं। अगर यहाँ रहना है तो तमीज से रहना, वरना समीर तुम्हें 1 मिनट में सड़क पर फेंक देगा। रिया ने माया की आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, समीर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस औरत के लिए तुम उस इंसान को खो रहे हो जिसने तुम्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया। समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रिया को धक्का दिया और बोला, तुमने मुझे बनाया? अपनी औकात देखी है? तुम तो खुद मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। जाओ, जाकर माया के लिए जूस लेकर आओ, और याद रहे उसमें बर्फ कम होनी चाहिए। रिया बिना कुछ बोले किचन की तरफ चल दी। समीर और माया ऊपर के कमरे में चले गए और जोर जोर से हंसने लगे। किचन में खड़ी रिया ने अपने हाथ का खून पोंछा जो सुबह कांच से कटा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज भेजा, समीर ग्रुप के सारे इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाओ, मुझे आज रात तक कंपनी के इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट चाहिए। समीर ने जो पैसे माया पर उड़ाए हैं उसका एक एक बिल निकालो। शाम को समीर ने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। उसने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था ताकि वो माया को अपनी मंगेतर के तौर पर मिलवा सके। रिया को आदेश दिया गया था कि वो वेटर की तरह मेहमानों को ड्रिंक सर्व करे। रिया ने इसे भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने एक काली साड़ी पहनी और अपना सिर नीचा करके ट्रे उठा ली। पार्टी के बीच में समीर ने माइक हाथ में लिया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। मैं अपनी कंपनी समीर टेक के 40% शेयर्स माया के नाम कर रहा हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। सबने तालियां बजाईं, लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई,
लेकिन मिस्टर समीर, आपके पास तो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने का हक ही नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। समीर ने चौंक कर देखा। वो शहर का सबसे बड़ा वकील मिस्टर खन्ना था। समीर ने हंसते हुए कहा, खन्ना जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मिस्टर खन्ना ने एक फाइल निकाली और कहा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी में 60% पैसा एक गुमनाम कंपनी डार्सी होल्डिंग्स का लगा है, और उस कंपनी के असली मालिक ने आज दोपहर ही आपकी सारी पावर फ्रीज कर दी है। आपके बैंक अकाउंट्स भी सील हो चुके हैं। समीर के हाथ से माइक गिर गया। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास है? आरसी होल्डिंग्स किसकी है? समीर चिल्लाया। तभी हॉल की लाइटें डिम हो गईं और सामने की बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। स्क्रीन पर समीर टेक का पूरा कच्चा चिट्ठा था, वो सारे पैसे जो समीर ने कंपनी से चोरी करके माया को दिए थे। हॉल के बीच में खड़ी रिया ने अपनी ट्रे नीचे रखी और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो दब्बूपन नहीं था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। समीर ने उसे धक्का देने की कोशिश की। रिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? तुमने किसी से हाथ मिला लिया है? रिया ने समीर का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। इस बार उसकी ताकत इतनी थी कि समीर घुटनों पर आ गया। रिया ने सबके सामने गरजते हुए कहा, समीर, तुमने पूछा था ना कि मेरी औकात क्या है, तो सुनो, जिस आरसी होल्डिंग्स के सामने तुम पिछले 2 साल से हाथ जोड़कर लोन मांग रहे थे, उसकी मालकिन मैं हूं। आर यानी रिया, सी यानी चौहान। मैं ही वो द जीनियस माइंड हूं जिसने तुम्हारी डूबती नैया को पार लगाया था। पूरा हॉल दंग रह गया। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या ये सीधी सादी लड़की इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है? माया ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रही है ये। समीर, ये तुम्हें डरा रही है। रिया ने माया की तरफ एक कागज फेंका। माया, या मैं कहूं कोमल, तुम कोई बिजनेस पार्टनर नहीं हो, तुम एक छोटे स्तर की फ्रॉड हो जिस पर पहले से 3 केस चल रहे हैं। तुमने समीर को फंसाया ताकि तुम उसकी कंपनी का पैसा हड़प सको, लेकिन तुमने गलत घर में कदम रख दिया। समीर पागलों की तरह रिया के पैरों में गिर गया। रिया, मुझे बचा लो। ये सब झूठ है ना? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिया ने नफरत से अपना पैर पीछे खींचा। पत्नी? तुमने तो सुबह मुझे अपनी नौकरानी बताया था। तुमने मेरी वफादारी का सौदा इस लालची औरत के साथ किया। समीर, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुमने मुझे मेरे ही घर के स्टोर रूम में बंद किया था ना? अब दुनिया तुम्हें जेल की कालकोठरी में देखेगी। उसी वक्त पुलिस हॉल में दाखिल हुई। समीर और माया को धोखाधड़ी और गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए वारंट आ चुका था। समीर रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन रिया की आंखों में उसके लिए दया का एक कतरा भी नहीं था। जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, रिया ने समीर के कान में जाकर धीरे से कहा, समीर, आज मेरा जन्मदिन है और अपनी बर्बादी का ये तोहफा तुम हमेशा याद रखोगे। पार्टी खत्म हो गई। आलीशान बंगले में अब सिर्फ रिया अकेली थी। उसने सोफे पर बैठकर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में विजय की चमक थी, लेकिन दिल में एक घाव भी था जो अब भर रहा था। उसे पता था कि कल की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे शानदार सुबह होने वाली है। समीर और माया को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखना रिया के लिए किसी सुकून से कम नहीं था, लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि उसके असली खेल की शुरुआत थी। पुलिस स्टेशन में समीर पूरी रात गिड़गिड़ाता रहा, जबकि माया लगातार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर के हर अखबार और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन एक ही थी, समीर ग्रुप का पतन, गुमनाम जीनियस रिया चौहान का हुआ पर्दाफाश। रिया अब उस पुराने बंगले में नहीं थी। उसने अपनी नई पहचान के साथ शहर के सबसे पॉश कमर्शियल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपना ऑफिस सेट कर लिया था। उसने अपनी पुरानी साड़ियों और यादों को एक संदूक में बंद कर दिया और अब वो हर दिन एक नई ताकत के साथ दुनिया के सामने थी। उसने समीर की कंपनी का नाम बदलकर द फिनिक्स एम्पायर रख दिया था। उधर जेल से जमानत पर बाहर आते ही समीर सीधा रिया के ऑफिस पहुंचा। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर घमंड की जगह अब सिर्फ डर था। उसे गार्ड्स ने गेट पर ही रोक दिया। समीर चिल्लाया, रिया, मेरी बीवी है वो, मुझे उससे मिलने दो। ये ऑफिस मेरे पैसों से बना है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और रिया बाहर आई। उसके साथ 10 बॉडीगार्ड्स और वकीलों की एक पूरी टीम थी। रिया ने समीर की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो कोई चलता फिरता कचरा हो। समीर दौड़कर उसके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। माया ने मेरा सब कुछ लूट लिया। उसने बैंक के सारे दस्तावेजों पर मेरे फर्जी साइन करवा लिए थे। अब बैंक वाले मेरा घर नीलाम कर रहे हैं। मुझे बचा लो रिया, मैं तुम्हारा पति हूँ।
रिया रुकी और ठंडी आवाज में बोली, पति? उस दिन कहाँ था तुम्हारा पति वाला हक जब तुम माया के साथ मिलकर मुझे अपमानित कर रहे थे? समीर, तुमने मुझे सिर्फ एक घरेलू औरत समझा था, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उस औरत ने ही तुम्हारी हर बिजनेस डील को बैकग्राउंड से मैनेज किया था। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो नीलामी में मैंने ही खरीदा है, और कल सुबह तक तुम्हें और तुम्हारी उस प्रेमिका को उस घर से अपना सामान समेटकर निकलना होगा। समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन रिया, मैं रहूंगा कहाँ? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। रिया ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और समीर की तरफ उछाल दिया। ये लो, तुम्हारी असली कीमत यही है। तुमने मेरी वफादारी को सरेआम नीलाम किया था, अब तुम अपनी आज़ादी को नीलाम होते देखो। रिया अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई और समीर धूल फांकता वहीं रह गया। अगले कुछ दिनों तक रिया ने अपनी जीनियस बुद्धि का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने समीर का साथ दिया था। उसने मार्केट में ऐसी लहर पैदा की कि समीर की बची कुची साख भी खत्म हो गई। माया, जो किसी दूसरे अमीर शिकार की तलाश में थी, उसे रिया ने ऐसी कानूनी पेचीदगियों में फंसाया कि कोई भी उसे नौकरी देने तक को तैयार नहीं था। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन रिया के जासूसों ने उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़वा दिया, क्योंकि उसके पास समीर की कंपनी से चुराए गए कीमती डेटा के सबूत थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। रिया स्टेज पर आई। उसका आत्मविश्वास देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसने 3 साल तक जुल्म सहे थे। उसने माइक संभाला और कहा, अक्सर लोग समझते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे केस में उस पुरुष की सफलता ही उस औरत की मेहनत थी। समीर ने न केवल मेरा अपमान किया, बल्कि उसने उस भरोसे का खून किया जो एक पत्नी अपने पति पर करती है। आज मैं उन सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी पहचान कभी किसी के लिए मत खोना। आपकी बुद्धिमानी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उसी समय स्क्रीन पर समीर के वो वीडियो चलने लगे जहां वो रिया को प्रताड़ित कर रहा था। मीडिया में तहलका मच गया। समीर का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका था। जो लोग कल तक समीर की तारीफ करते थे, आज उसे थू-थू कर रहे थे। रिया ने अंत में घोषणा की, आज से समीर चौहान का इस कंपनी या मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो अब एक भगोड़ा है। शाम को रिया अपने पुराने घर पहुंची, जिसे उसने नीलामी में जीता था। वहां समीर अपना सामान बांध रहा था। माया पहले ही जेल जा चुकी थी। समीर ने रिया को देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? क्या हमारा 3 साल का रिश्ता कुछ भी नहीं था? रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रिश्ता बराबरी वालों में होता है समीर, मालिक और नौकरानी में नहीं। तुमने मुझे अपने पैरों की जूती समझा, तो अब तुम उसी धूल में मिलने के काबिल हो। तुमने मेरा जन्मदिन खराब किया था ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है और मेरी तरफ से ये बेदखली का नोटिस तुम्हारा गिफ्ट है। समीर को घर से बाहर निकाल दिया गया। वो सूटकेस लेकर सड़क पर खड़ा था, वही सड़क जहां से रिया ने उसे कभी ऊपर उठाया था। रिया ने घर के उस स्टोर रूम को तुड़वा दिया जहां उसे कैद किया गया था, और वहां एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। उसने अपनी मेहनत और दिमाग से साबित कर दिया कि एक औरत जब अपने वजूद पर आती है तो वो अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर सकती है। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। रिया को पता चला कि समीर ने हार नहीं मानी है। वो किसी पुराने दुश्मन के साथ मिलकर रिया की नई कंपनी को हैक करने की साजिश रच रहा था। समीर को लगा कि रिया सिर्फ बिजनेस जानती है, कोडिंग नहीं। उसे नहीं पता था कि रिया ने ही वो सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे वो हैक करने की कोशिश कर रहा था। रिया ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी और मुस्कुराई। उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाईं। समीर, अगर तुम आग हो तो मैं वो समंदर हूं जो तुम्हें पल भर में बुझा सकती है। आओ, अपनी आखिरी बाजी भी खेल लो। रिया ने एक जाल बिछाया था। जैसे ही समीर ने सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने की कोशिश की, उसके सारे बैंक ट्रांजैक्शन और उसकी लोकेशन सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई। समीर को लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। रात के अंधेरे में जब समीर एक पुराने कैफे में बैठकर लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस बार समीर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रिया को फ़ोन किया। रिया ने फ़ोन उठाया और सिर्फ इतना कहा, शतरंज की बाजी में वजीर ही राजा को मात देता है समीर, और इस खेल की वजीर मैं ही थी। समीर का फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। रिया ने चैन की सांस ली। उसका बदला अब लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी एक आखिरी फैसला बाकी था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। समीर की गिरफ्तारी की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। उसे न केवल धोखाधड़ी बल्कि साइबर क्राइम के आरोप में भी जेल भेज दिया गया। जिस अहंकार के साथ उसने रिया को घर से निकालने की कोशिश की थी, आज उसी अहंकार ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था।
माया पहले ही अपने किए की सजा काट रही थी और अब समीर के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। कुछ हफ्तों बाद रिया जेल में समीर से मिलने पहुंची। समीर सलाखों के पीछे बेबस बैठा था। रिया को देखते ही वो रो पड़ा। रिया, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मुझे अब समझ आया है कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी रक्षा करने वाली ढाल थी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रिया ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था और न ही कोई भावना। उसने धीमी आवाज में कहा, समीर, मैंने तुम्हें माफ बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन न्याय माफ नहीं करता। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने उस भरोसे का कत्ल किया जो एक औरत अपने जीवन साथी पर करती है। आज मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जिस समीर टेक को तुमने खो दिया वो अब एक फाउंडेशन बन चुकी है, जो उन महिलाओं की मदद करेगी जो घरेलू हिंसा और धोखे का शिकार हुई हैं। समीर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रिया ने आगे कहा, तुमने मुझे घर की नौकरानी बनाकर मेरा अपमान करना चाहा, लेकिन देखो, आज मैं उसी घर की मालकिन हूँ और तुम अपनी पहचान तक खो चुके हो। ये तुम्हारी हार नहीं है समीर, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। रिया जेल से बाहर निकली और खुली हवा में एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वो अपने ऑफिस पहुंची, जहां उसकी टीम उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन आज कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। आज रिया ने उन सभी महिलाओं को आमंत्रित किया था जो समाज की नज़रों में कमज़ोर मानी जाती थीं। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, दुनिया आपसे कहेगी कि आप अकेली कुछ नहीं कर सकती। वे आपको डराएंगे, आपका अपमान करेंगे, लेकिन याद रखना, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला सकती है। अपनी पहचान कभी किसी के नाम पर कुर्बान मत करना। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि जब एक औरत खुद की रक्षक बनती है तो दुनिया उसके कदमों में होती है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। रिया की कहानी अब सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर शक्ति एम्पायर रख दिया। अंत में दिखाया जाता है कि रिया अपने पुराने घर की बालकनी में खड़ी है। वही बालकनी जहां से कभी समीर ने उसे धक्के देकर अंदर जाने को कहा था। आज वो वहां आजाद खड़ी थी। उसने आसमान में उड़ते परिंदों को देखा और मुस्कुरा दी। उसे अब किसी समीर की जरूरत नहीं थी, वो खुद में पूरी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और रिया का ये करारा जवाब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और धमाकेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल आरोही स्टोरीज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।